Hi everyone, this is Ankita Mahajan in front of you from Munshi. As you all know, today I'm live in front of you to discuss the point of income tax returns जो अब ड्यू हैं सभी की इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो इस साल जानी है, जिनकी लास्ट डेट्स क्या हैं और कितने टाइप्स ऑफ असेसीज हैं, ये सारी चीजें एक बार हम क्लियर आउट करेंगे, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, whether they are individuals or they are trust or they are the businesses SCs, उन्हें किस ITR फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करनी है एंड क्या उनकी लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की. So everything will be discussed in this live video. First of all, our main topic of discussion is that what are the different types of assessees जो returns file कर सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड क्या उनकी ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स हैं, जिसमें आफ्टर दिस कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड एक चेंज भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड वो अपनी रिटर्न्स कब तक लास्ट फाइल कर सकते हैं, कब तक उन्हें अलाउड है कि वो किस डेट तक अपनी इस साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद वो कोई भी रिटर्न फाइल ये वाली अपनी नहीं कर पाएंगे. So first of all, what are the different types of assessees? We are having the four different types of assessees, four different cases can be there जिसमें आप अपनी returns file कर सकते हैं. First of all, whether you are individual or not, या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर यू कैन बी HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. The third one is that you can be trust or society, and the fourth one you are a business class, जिसमें आप पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकते हैं, आप कंपनी भी हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकते हैं एंड पब्लिक लिमिटेड भी हो सकते हैं. दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ असेसीज जिन्हें अपनी रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत पड़ती है. अब इनकी डिटेल्स क्या हैं कि इसमें कौन-कौन से लोग फॉल करते हैं, किसे अपनी किस हेड में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है एंड क्या उनकी लास्ट डेट्स ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अप द इंडिविजुअल कैटेगरी कि इंडिविजुअल्स जो भी पर्सन इंडिविजुअल्स की कैटेगरीज में आते हैं वो कौन से होते हैं. हर वो पर्सन या तो वो सैलरीड क्लास हो या फिर वो बिजनेसमैन हो लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कि कोई पार्टनर नहीं है, कोई कंपनी नहीं उसने बनाई, अपने इंडिविजुअल पैन नंबर के ऊपर ही अपना बिजनेस रन कर रहा है, कोई अलग से पैन नंबर नहीं ले रखा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, देन ऑल्सो यू विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स. योर सैलरीड, your business category, but you are having a proprietorship concern, proprietorship business अगर आपका है तब भी आप इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे. अगर आप हाउसवाइफ्स हैं तब भी आप इसी कैटेगरी में आएंगे. आपकी कोई ट्यूशन इनकम है, आपकी कोई स्टिचिंग इनकम है, कोई इनकम है या नहीं है, अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं, आपके पास बैंक्स में FDs हैं, उसका आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आपको इसी कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा. अगर आपका कोई शेयर्स डिबेंचर्स आपने परचेज करके रखे हैं एंड यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनीथिंग लाइक दैट ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग का आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आपने शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट लेके अपने पास रखे हुए हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर किसी भी तरह की आपकी इनकम है बट यू आर नॉट हैविंग एनी बिजनेस इन दैट कैटेगरी, तब भी आप इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे. तो ये एक बहुत ही बेसिक मीनिंग है इंडिविजुअल्स का. तो अगर हम इसे इन शॉर्ट क्रक्स इसका देखें तो वो ये है कि अगर आप कंपनी नहीं है, अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, अगर आप कोई ट्रस्ट या फिर कोई सोसाइटी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे जिसमें आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम जो हर पर्सन को हर पर्सन उसके साथ अवेयर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनकम फ्रॉम सैलरी.
अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर हेड में अपनी इनकम शो करके अपनी रिटर्न्स को फाइल करेंगे. देन इफ यू आर हैविंग द बिजनेस बट अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, उस सिचुएशन में भी आप इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इनकम अंडर द बिजनेस सोर्स, इनकम अंडर प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें शो करेंगे. देन द थर्ड वन इज यू आर हैविंग रेंटल प्रॉपर्टी. आपके पास कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसे आपने रेंट पे दे के रखा है, जहाँ से आपको रेंट आ रहा है मंथली, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली, एनुअली, जैसे भी आपका आपकी टर्म्स और कंडीशंस है, उसके हिसाब से आपको रेंट आ रहा है. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी रिटर्न जाएगी. एंड इफ यू आर हैविंग एनी शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स और एनी काइंड्स ऑफ यू कैन से प्रॉपर्टी यू हैव सोल्ड, कि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी थी जिससे आपने सेल किया एंड उससे जो कंसिडरेशन मिली, उस पे आपको जो प्रॉफिट हुआ, या फिर आपके पास कोई शेयर्स थे वो आपने सेल किए, या उनके ऊपर कोई इनकम हो रही है, कोई बॉन्ड्स थे, कोई डिवेंचर्स थे, कोई भी चीज थी जिसपे आपको एक कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल एसेट की तरह आपने वो एसेट्स अपने पास रखे हुए थे, जिसमें हर एक आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी भी आ रही है, आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी भी आ रही है, जो आपने सेल आउट की है. सेल आउट करके जो उसके ऊपर आपको इनकम रिसीव हुई है, जो आपके पास उसकी कंसिडरेशन आई है, उसे आपने आगे इन्वेस्ट कर दिया या नहीं किया, अपने पास रखा, उसका जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, कि हमने परचेज की थी 1 लाख में एंड सेल कर रहे हैं 10 लाख में, तो जो उसका एज पर इंडेक्सेशन करके जो प्रॉफिट आएगा, उसे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स हम शो करेंगे. And the last but not the least is income from other sources. If you're having any kind of income, any kind of income which is not falling under the category of any of the 4 categories which we have discussed now, तो उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट हम लेंगे, जिसमें आपकी बैंक्स की एफडीआर्स के इंटरेस्ट आ जाएंगे, आपके आरडीज के इंटरेस्ट आ जाएंगे, आपके पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट आ जाएंगे, और एनी अदर काइंड ऑफ इनकम, आपकी ट्यूशन इनकम आ जाएगी, आपकी एनी अदर स्टिचिंग इनकम आ जाएगी. जिस भी इनकम को आप किसी और कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर पाए, वो सभी इनकम्स आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट बनेगी, एंड यू विल हैव टू declare your each and every income which you have earned during the year. जो आपकी बैंक्स में आ रही हैं इनकम्स, दैट should be a part of your income tax returns, and जो आपकी अदर इन कैश आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, that should also be a part of your income tax returns, and you have to file your returns very carefully. सो अगर आप बिजनेसमैन हैं एंड यू आर हैविंग अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसमें कोई पार्टनर्स नहीं है, आप सिर्फ अपने पैन नंबर के ऊपर ही अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर लिया या वॉट एवर हर चीज है, तो भी आप इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे. एंड व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न? एज पर सेक्शन 139 इनकम टैक्स एक्ट में जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, दैट इज 31st of July every year. So if we talk about the financial year 2019-20, the last date of filing the return is 31st July 2020. But because of this COVID-19 lockdown, गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड करके कर दिया है 30th of November 2020. सो यू नीड टू रिलैक्स राइट नाउ. अगर आपके बुक्स अभी कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी इनकम्स कितनी थी आपने उसका अभी कोई हिसाब नहीं रखा है, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आपके बिजनेसेस ही अभी रिवाइव नहीं हो पाए हैं, तो यू आर हैविंग अ टाइम ऑफ फर्दर few months, and you can file your returns till 30th of November 2020 if you are falling under the category of individuals. And the second category is you are an HUF firm.
HUF means Hindu Undivided Family. If you are having a separate PAN number in the name of your karta or any name कि आपने एक फर्म अलग से रजिस्टर करवा के रखी है जिससे आपने HUF के अंडर रजिस्टर करवाया है जिसमें हेड ऑफ द फैमिली इज द कर्ता एंड उसके सारे बच्चे आगे उनके बच्चे सारे जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे दे विल बी ट्रीटेड एज को पार्टनर्स तो जो HUF की रिटर्न जाएगी दैट विल बी ऑन अ सेपरेट पैन नंबर सेपरेट रिटर्न जाएगी कर्ता की रिटर्न सेपरेट जाएगी उसके को पार्टनर्स की रिटर्न सेपरेट जाएगी कोई इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक HUF की अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको अपने कर्ता की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है दिस इज नॉट लाइक दिस बिकॉज द HUF इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हाट दैट मीन्स कि हमें HUF का अगर हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ के अंडर अपने बिजनेस को चलाना है एक पर्टिकुलर बिजनेस का नाम हमने HUF के नाम पे रखा है एंड हम एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसको चला रहे हैं तो हमें उसका एक सेपरेट पैन नंबर तो लेना ही पड़ता है एज वी ऑल नो कि HUF को एक सेपरेट पैन नंबर मिलेगा अब वो HUF का जो पैन नंबर है HUF जो आपका बिजनेस है उसकी रिटर्न सेपरेट जाएगी एंड उसके जो कर्ता एंड को पार्टनर्स जो कर्ता और उनके आगे फैमिली मेंबर्स जो हैं उन सबकी रिटर्न सेपरेट जाएंगी सो एवरीवन हैव टू फाइल देयर रिटर्न्स तो जो HUF की रिटर्न होगी दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ HUFs एंड द कर्ताज रिटर्न और को पार्टनर्स रिटर्न जो भी उनके फैमिली मेंबर्स की रिटर्न्स होगी दे ऑल विल फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स बिकॉज जो उनकी इनकम्स आ रही हैं चाहे उस HUF फर्म से आ रही है चाहे किसी और भी सोर्स से आ रही है दे विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स they will be treated as a normal individual उसके अंडर ही उनकी रिटर्न जाएगी एंड इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ HUF कंसर्न तो उस केस में भी यही होगा कि अगर आपकी HUF कंपनी HUF फर्म जो आपकी है अगर तो वो ऑडिटेबल केस है then your last date as per the income tax act is 30th September 2020 बट अगर वो ऑडिटेबल कंसर्न नहीं है देन योर रिटर्न्स लास्ट डेट विल बी 31st ऑफ जुलाई 2020 बट आफ्टर दिस लॉकडाउन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉकडाउन की वजह से इन डेट्स को एक्सटेंड करके 30th ऑफ नवंबर कर दिया गया है बट इफ यू आर एन ऑडिटेबल कंसर्न योर लास्ट डेट विल बी 31st ऑफ अक्टूबर आपकी ऑडिट रिपोर्ट 31st ऑफ अक्टूबर तक जानी चाहिए एंड योर रिटर्न शुड बी filed till 30th of November 2020. So these dates has been extended by the government. But अगर हम law की बात करें, this year is an exceptional case. तो अगर हम बाद की बात करें हर एक साल की बात करें then 31st July is the last date of filing your income tax returns. Now the next category, the third category in front of us is the trust or society. Now, which concerns fall under the category of trust or society? Trusts यानी कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट कोई रिलीजियस ट्रस्ट कोई एजुकेशन ट्रस्ट और एनी अदर काइंड ऑफ NGOs एंड कोई अनाथ आश्रम्स एंड ऑल anything they will fall under the category of trust or society या तो हम उन्हें ट्रस्ट की कैटेगरी में डालेंगे या फिर हम उन्हें सोसाइटी डालेंगे इसमें हमारे सारे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जो जो रजिस्टर्ड है schools colleges everyone will come under the category of trust why trust not the normal business because education in case of schools and colleges education is the थिंग कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं किसी को विद्या दे रहे हैं किसी को शिक्षा दे रहे हैं एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस तो इसे ट्रस्ट की कैटेगरी में ही डाला जाता है या ट्रस्ट NGOs सभी इसी कैटेगरीज में फॉल करेंगे एंड इसकी भी लास्ट डेट will depend that whether your trust is an auditable concern or not
बिकॉज जितना भी आपका ट्रस्ट का, आपके स्कूल का, आपके मंदिर का, आपके गुरुद्वारे का, मस्जिद का जो भी एक नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, जितनी आपको इनकम्स आई, जितनी डोनेशंस आई, वट एवर द केसेस, जितनी आपकी इनकम साइड है, आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल योर एक्सपेंसेस, कि सारे लेबर, अपने लेबर के या फिर कोई और सेवादारों के या फिर टीचर्स के, सभी के एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो आपके पास एक नेट प्रॉफिट की फिगर बचेगी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग द सेम इन द ट्रस्ट ओनली, अगर आप उसी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, then you will be exempted from the income tax, कि आप जितना अमाउंट री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के अंदर, उतने अमाउंट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी कंडीशनल, एंड जैसे इनकी रिटर्न्स फाइल होती हैं ट्रस्ट की और सोसाइटीज की, उस चीज को हम अपने क्लासेस में, अपने कोर्स में कवर करते हैं, विच इज अ 45 डेज प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें हर एक चीज रिगार्डिंग द अकाउंटिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड, एंड ऑल दीज इनकम टैक्स स्टफ विल ऑल्सो बी कवर्ड। Practical work, everything practically will be covered. So returns ट्रस्ट की और चैरिटेबल सोसाइटीज की कैसे कवर होनी है, कैसे उनकी रिटर्न्स फाइल होनी है, ऑडिटेबल केसेस में कैसे रिटर्न्स फाइल होंगी, एंड रूटीन नॉर्मल केसेस में कैसे रिटर्न्स फाइल होंगी, दैट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ लर्निंग समथिंग। तो इनकी अगर लास्ट डेट एज पर द सेक्शन अगर हम देखें, देन 30th सितंबर इज द लास्ट डेट, बिकॉज अगर कोई ट्रस्ट ने अपने आप को 12AA सेक्शन में रजिस्टर करवाया या फिर 80G सेक्शन में रजिस्टर करवाया है, जिसका मतलब क्या है कि अगर ट्रस्ट कोई भी इनकम अर्न करता है तो वो इनकम उसकी एग्जेम्प्ट हो जाए, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत ना पड़े, अगर वो इनकम को री इन्वेस्ट कर रहा है अपने ट्रस्ट में, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सेक्शन 12AA के अंदर, जो इस साल से दोबारा से अमेंड होके सेक्शन 12A-B में कन्वर्ट हो चुका है, which we have already discussed in some other video in on our channel. So you can go and subscribe the channel for all these kind of videos. So अगर आपने जो भी ट्रस्ट की इनकम है उसे एग्जेम्प्ट क्लेम करना है, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना, देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA। एंड इफ यू वांट कि आपको कोई भी आप कोई भी डोनेशंस दे रहे हैं या फिर आप कोई डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिले। आप फॉर एग्जाम्पल यू आर ए ट्रस्ट और मंदिर और गुरुद्वारा वट, उस सिचुएशन में आप लोगों से डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं, जो आपके दान पात्र में लोग अमाउंट्स डाल के जा रहे हैं, या फिर जिनको आप एक स्लिप काट के दे रहे हैं अपने पैन नंबर के साथ, दैट यू हैव रिसीव द डोनेशन, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, द डोनर, उसे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डोनेट किए हुए अमाउंट की डिडक्शन अपनी टैक्स रिटर्न्स में मिल जाए, जो आपके पास और डोनेशंस को अट्रैक्ट करती है, उस केस के लिए आपको 80G सेक्शन की रजिस्ट्रेशन लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। सो इन केस यू आर अ ट्रस्ट और सोसाइटी, तो आपको टू काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी important and crucial for you. First one is section 12AA, जो अब section 12AB हो चुका है, and the second one is section 80G deduction. एक डिडक्शन का मतलब है कि आपको कोई भी इनकम के ऊपर खुद टैक्स ना देना पड़े, एंड दूसरी डिडक्शन का मतलब है कि जो आपको डोनेशंस दे रहे हैं उन्हें आपको डोनेशंस देने का अपने टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, ताकि वो इन फ्यूचर और ज्यादा डोनेशंस को अट्रैक्ट कर सके आपके ट्रस्ट के अंदर। So these two kind of registrations are not mandatory, but yes, these are very beneficial for the trust. So this was the short scenario of the trust or society. And in the case of income tax returns, कि आपने returns कब file करनी है, तो as per law, as per Income Tax Act, 30th September was the last date. But yes, because of this lockdown, the same has been extended till 31st October or 30th November 2020, whatever your case may be. So इन dates को भी इस साल के लिए extend कर दिया गया है, but for the further years you have to file your returns till 30th September if you want to take the benefit of section 12AA, that is no tax payment on the incomes earned on your trust.
So this was our third category जो trust और societies की है. Now the fourth category is the business class जिसमें हमारी partnership firms along with that companies that is private limited companies also and the public limited companies also. ये सारी companies उसमें cover होती है. Now if we talk about the partnership concerns, if you're a partnership concern and if your turnover is more than 2 crores in case you are filing your returns under section 44 AD and not maintaining your books of accounts, and the turnover crossed 1 crore in case you are not you are maintaining proper books of accounts and filing the normal returns. तो अगर ये थ्रेशोल्ड्स को आपकी टर्नओवर क्रॉस कर जाती है, दैट मीन्स यू आर एन ऑडिटेबल कंसर्न कि आपको अपना सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा, अपनी बुक्स ऑडिट करवानी पड़ेंगी. एंड अगर आपकी टर्नओवर इससे क्रॉस नहीं करती है, दैट मीन्स कि आपको बुक्स ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन गो एंड फाइल योर रिटर्न्स एज इट इज. नॉर्मली आप अपनी बिजनेस रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं अंडर पार्टनरशिप कंसर्न. तो इस सिचुएशन में what is your last date of filing returns? If you are a partnership concern and you are an auditable concern, तो again 31st अक्टूबर आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाने की लास्ट डेट अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है. And if you are a non-auditable concern, you are having the time till 30th November. You can go and file your returns till that. What is the tax point of view से अगर हम पार्टनरशिप कंसर्न्स को देखें तो इंडिविजुअल्स को 2,50,000 तक की निल स्लैब मिलती है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर हम पार्टनरशिप कंसर्न की बात करें तो उन्हें कोई भी निल स्लैब नहीं मिलती है. निल स्लैब इज ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स कैटेगरी. दिस इज द मेन रीजन कि लोग प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन पार्टनरशिप में, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में आपको 2,50,000 की इनिशियल स्लैब निल मिल जाती है जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप पार्टनरशिप कंसर्न है तो अगर आपने 10 रुपीज भी कमाए हैं पूरे साल में तो उसके ऊपर भी आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है. तो दिस इज द टैक्स implications on the partnership firms. So people don't prefer partnership firms over proprietorship firms. They prefer the proprietorship firms because उसमें आपको इनिशियल एक तो टैक्स स्लैब मिल जाती है. आगे जो आपके जितने भी टैक्सेस लगेंगे जो अगली नेक्स्ट स्लैब है, फॉर नेक्स्ट 2,50,000 देयर इज ओनली 5% टैक्स, फॉर नेक्स्ट 5 lakhs देयर इज ओनली 20%. एंड अगर हम पार्टनरशिप फर्म में है तो फ्लैट 30% विल बी द टैक्स रेट विच इज क्वाइट हाई. सो पार्टनरशिप कंसर्न्स का एक बेनिफिट ये होता है कि जितने पार्टनर्स हैं उन सबका एक कैपिटल जनरेट हो रहा है, बिजनेस कैपिटल जनरेट हो रहा है. बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनका हर एक पॉइंट के ऊपर टैक्स लगेगा. 30% इज द फ्लैट रेट विच इज quite high, which is higher than the companies as well. कंपनीज के ऊपर भी 25% टैक्स रेट ही लगता है अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. तो पार्टनरशिप कंसर्न इज you need to do some tax plannings before going for a partnership concern because you have to go for the partnership deed, you have to go for the PAN number of the partnership concern. हर चीज partnership concern is a separate legal entity जिसमें आपको हर एक formality को पूरा करना पड़ेगा. So coming back to the due dates of filing returns, if you are an auditable concern, then your due date of filing the audit report is 31st of October 2020. And if you are a non-auditable concern, then you can go and file your returns till 30th November. So you are having enough time for that. So you can go and complete your books of accounts of previous years जो अभी तक कुछ pending होंगी या whatever the situation is. So you can go and complete your records before filing your returns. So you are having enough time by the government. तो लॉकडाउन का ये एक बेनिफिट जरूर हुआ है सभी एसएससीज को कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी which is very important category, that is the companies, the private limited companies or the public limited companies.
Of course, your PAN number will be different. Your company's identification number will be different. You have to go for the company's audit compulsorily. कि अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी बनता एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपको कोई भी टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रही थ्रेशोल्ड से 1 CR और 2 CR वट एवर द केसेस, बट 2 CR केस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस. तो अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं कर रही है, then you are not liable to get your accounts audited from the CA. बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, बट एज पर द कंपनीज एक्ट आपको कंपनी ऑडिट तो जरूर करवाना पड़ेगा. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनीज कि अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी बनता तो भी आपको कंपनी ऑडिट तो करवाना पड़ेगा. उसकी डेट्स को ध्यान में रखते हुए आगे चलना ही पड़ेगा. एंड इफ यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो आपको टैक्स ऑडिट एंड जो कंपनी ऑडिट है वो सारी प्रोविजंस आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है. एंड यस, इफ यू आर अ ऑडिटेबल कंसर्न, auditable concern means your turnover has crossed 1 crores during the previous year, during the financial year 2019-20, then you have to get your accounts audited from the chartered accountant. Tax audit is compulsory, and your last date will be 31st of October 2020 for filing the income tax audit report, the tax audit report. And if you are your turnover has not crossed this threshold limit, then you have to get your accounts audited from the company auditor. तो आपको किसी CS से या फिर CA से whatever, तो आपको अपनी company audit तो जरूर करवाना पड़ेगा. So these are the limitations, and you have the time till 30th November. अगर आप tax audit के लिए eligible नहीं है तो you can file your returns till 30th of November 2020, but कंपनी ऑडिट की डेट से पहले आपको रिकॉर्ड्स तो फाइल करने ही पड़ेंगे. तो आपकी अगर कंपनी ऑडिट के लिए आपकी फाइनेंशियल्स रेडी हैं एंड यू आर फाइलिंग योर कंपनी ऑडिट, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भी साथ के साथ ही फाइल कर देनी चाहिए. उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So these were the due dates of filing returns in all the situations कि किस किस टाइप की assessees आप हैं, इंडिविजुअल हैं आप, HUF हैं, ट्रस्ट हैं या सोसाइटी है या फिर आप कंपनी है, तो आपको किस तरह से क्या क्या आपकी लास्ट डेट है ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर दिस previous year, the financial year 2019-20. This was all about the due dates. And if in case of all the scenarios, कौन कौन सी ITRs आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, ITR 1, 2, 3, 4, जितनी भी ITRs हैं आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है या नहीं है, that we will be discussing in the further videos. Thank you very much for